हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल माइंड स्पेस पे। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर कंप्यूटर सिस्टम चैप्टर के बारे में। देखिए, ये इसलिए आज हम कंप्यूटर सिस्टम चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं क्योंकि जो बच्चे टायर टू एग्ज़ाम दिए थे, टायर टू एग्ज़ाम दिए थे, तो उनको इतना मालूम है। टायर टू 2.0 बीपीएससी टायर 2.0 जो बच्चे एग्ज़ाम देते, तो उनको मालूम है कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस अगर कहीं से उठाया गया था तो एनसीईआरटी बुक से लिया गया था। 11-12 के जो एनसीईआरटी बुक थे, उसी में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस उठाया गया था। तो इसलिए मैंने सोचा कि एनसीईआरटी के ही बुक के एक चैप्टर को मैं उठाता हूँ और उसी पे जो नोट्स बना के आपके सामने में रखूँ, ताकि आपको ईजिली आप कैच कर सके और समझ सके और एग्ज़ाम आपका अच्छा जा सके, क्योंकि टाइम तो है नहीं हम लोग के पास ज़्यादा। इस वजह से कम टाइम में ज़्यादा स्कोर करने का कोशिश है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीधे क्लास। देखिए, ये मैंने नोट्स बनाया है, एक-एक टॉपिक मैंने पढ़ा है उसका, फिर उसके बाद मुझे जो-जो लगा कि ये इम्पोर्टेंट है, तो उसके बेस पे मैंने उसको लिखा है। और भी इसके अलावा और भी है, ये पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी तुरंत अपलोड किया जाएगा। तो पहले पार्ट 1 को कंप्लीट करते हैं। तो इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम आज का हमारा चैप्टर का नाम है। पहला पॉइंट इसमें है कि कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपको मालूम है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और इलेक्ट्रिकल डिवाइस दोनों अलग अलग होता है, ठीक है। और अभी हम उधर नहीं जाना चाहते, बट इतना समझिए कि इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो होता है वो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वो कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, ठीक है। तो हो गया। अब ये क्या होता है, डैट कैन बी प्रोग्राम टू एक्सेप्ट डेटा, प्रोसेस इट एंड द जनरेट रिजल्ट। इसका मतलब है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इनपुट लेता है, उसको प्रोसेस करता है, फिर जो भी उसका आउटपुट आएगा, जो रिजल्ट आएगा वो जनरेट करता है, तो उसे हम लोग कंप्यूटर बोलेंगे। सेकेंड पॉइंट है हमारा, कंप्यूटर अलोंग विथ एडिशनल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टुगेदर टुगेदर इज कॉल्ड अ कंप्यूटर सिस्टम। तो इसका मतलब हुआ है कि कोई कंप्यूटर है जिसमें एक से ज़्यादा एडिशनल, एडिशनल मतलब कि ज़्यादा, एक मतलब ज़्यादा, उसमें अलग से जोड़ा गया जो भी, तो हिंदी में इसको बोलेंगे अतिरिक्त। तो अतिरिक्त हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर जो होता है वो एक दूसरे मिले होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंप्यूटर सिस्टम बोलेंगे, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपसे पूछ सकता है कि कंप्यूटर सिस्टम का डिफिनेशन क्या होता है, उसमें 4 ऑप्शन दिया रहेगा, तो वो आपको बताना होगा कि हाँ यही डिफिनेशन होता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका यहाँ से स्टार्ट होता है सीपीयू से। तो सीपीयू क्या होता है, तो सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये ध्यान में रखिए। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज फर्स्ट पॉइंट है इसका कि इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ऑफ अ कंप्यूटर। ये कंप्यूटर का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है। सेकंड पॉइंट है इसका, इट इज ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। इसको हम लोग कंप्यूटर का ब्रेन बोलते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपसे पूछ देगा कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कौन है, तो फिर आपको वहाँ पे सीपीयू ऑप्शन होगा, तो सीपीयू पे टिक करना है। थर्ड पॉइंट है, इट इज कॉमनली कॉल्ड प्रोसेसर। तो प्रोसेसर भी कहते हैं सीपीयू को, आम भाषा में आम तौर से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोसेसर बोलते हैं। सीपीयू कैन बी प्लेस्ड ऑन वन और मोर माइक्रोचिप्स कॉल्ड इंटीग्रेटेड सर्किट। तो एक से ज़्यादा माइक्रोचिप्स को हम लोग इंटीग्रेटेड सर्किट इसमें होता है, और यह हमारा सेमीकंडक्टर से मिलकर बना होता है, सेमीकंडक्टर मटेरियल से मिलकर बना होता है। तो जो आईसी होता है वो हमारा किस मटेरियल से मिल के बना होता है, तो सेमी कंडक्टर होता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा कि जो एक या एक से ज़्यादा माइक्रोचिप्स होगा उसको इंटीग्रेटेड सर्किट बोलेंगे, और इंटीग्रेटेड जो सर्किट होता है वो हमारा सेमी कंडक्टर से मिलकर बना होता है। सीपीयू इज गिवन इंस्ट्रक्शन एंड डेटा। तो सीपीयू क्या होता है, इंस्ट्रक्शन भी देता है और डेटा भी देता है। अब इंस्ट्रक्शन क्या होता है, जैसे मान लीजिए डेटा हमारा, एक हमारा डेटा है ए और एक है डेटा बी, मान लेते हैं, सपोज डेट ये डेटा ए है और ये डेटा बी है। भैया बी सही, बी सही से नहीं लिखा था, बी, यस, एक ए है एक बी है, और हमारा इंस्ट्रक्शन है कि प्लस। तो अब हम इसको जो इंस्ट्रक्शन प्लस का दिया, तो इसका मतलब है कि भैया ए और बी जो डेटा है उसको जोड़ दीजिए आप, ठीक है। अगर माइनस का देते तो भैया इसको जो है सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो इंस्ट्रक्शन जो होता है वो बताता है कि इस डेटा के साथ करना है क्या, घटाना है, जोड़ना है, क्या करना है, वो, ठीक है ना। तो ये सीपीयू जो होता है इंस्ट्रक्शन भी देता है, डेटा भी देता है, थ्रू प्रोग्राम्स के थ्रू देता है, ओके। तो वो बात याद रखिएगा। अब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम लोग प्रोग्राम बोलते हैं, ये भी याद रखिएगा। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम लोग प्रोग्राम बोलते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम लोग प्रोग्राम बोलते हैं, ये याद रखिएगा। हाँ, 6 पॉइंट में हमारा क्या है, सीपीयू स्टोर द डेटा एज वेल एज द इंस्ट्रक्शन इन द लोकल मेमोरी। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सीपीयू डेटा को और इंस्ट्रक्शन को कहाँ स्टोर करता है। ऑप्शन उसमें रहेगा, काफी सारा ऑप्शन रहेगा, उसमें से एक ऑप्शन रहेगा लोकल मेमोरी। तो लोकल मेमोरी पे मारना है।
और लोकल मेमोरी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो वो उसको बोल सकते हैं हम लोग रजिस्टर बोलेंगे। और अगर ये क्वेश्चंस पूछे कि भैया सीपीयू जो स्टोर करता है डेटा को, इंस्ट्रक्शन को कहाँ स्टोर करता है, तो वो अगर लोकल मेमोरी नहीं है तो रजिस्टर है, तो रजिस्टर पे टिक मारेंगे। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट यहाँ पे रजिस्टर यानी कि लोकल मेमोरी के बारे में बात किया जा रहा है, और लोकल मेमोरी मतलब कि रजिस्टर के बारे में बोला जा रहा है। सेवेंथ पॉइंट है, तो रजिस्टर आर पार्ट ऑफ द सीपीयू। तो ये हमारा जो होता है डेफिनेटली इट्स अ पार्ट ऑफ द सीपीयू। ठीक है, क्योंकि स्टोर कर रहे हैं तो उसी के अंदर में, तो इट्स अ पार्ट ऑफ द, डेफिनेटली इट्स अ पार्ट ऑफ द सीपीयू चिप्स, एंड दे आर लिमिटेड इन साइज। लिमिटेड इन साइज का मतलब क्या है कि ये इसका जो स्टोरेज कैपेसिटी होता है वो ज़्यादा नहीं होता है, एक लिमिटेड होता है, इसका साइज भी लिमिटेड होता है, इसमें जो नंबर होते हैं वो भी लिमिटेड होते हैं। रजिस्टर आर यूज, इसका यूज, रजिस्टर का यूज किस लिए किया जाता है, तो रजिस्टर आर यूज फॉर स्टोरिंग डेटा, इंस्ट्रक्शन एंड इंटरमीडिएट रिजल्ट। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपसे पूछ सकते हैं कि भैया रजिस्टर का, ये 7 पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, रजिस्टर का क्या काम है। रजिस्टर आर यूज, तो वो डेटा को स्टोर करने के लिए, इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए, और तो और जो रिजल्ट होगा उसको भी स्टोर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो और एक क्वेश्चन यहाँ 7th में ये भी बनता है कि लिमिटेड इन साइज, आपसे पूछ देगा कि जो सीपीयू जो होता है, रजिस्टर जो होता है वो साइज में लिमिटेड होता है, नॉट लिमिटेड होता है, तो वो आपसे क्वेश्चन इस तरह से बना सकते हैं, तो उस पर भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 8 पॉइंट क्या है हमारा, 8 पॉइंट हमारा है सीपीयू हैज़ 2 मेन कंपोनेंट। तो सीपीयू के पास 2 मेन कंपोनेंट होता है, पहला होता है एएलयू, दूसरा होता है सीयू। तो एएलयू को हम लोग बोलते हैं एरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, सीयू को हम लोग कंट्रोल यूनिट बोलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि सीपीयू के पास कितने कंपोनेंट होते हैं। सीपीयू हैज़ 2 मेन कंपोनेंट्स, फर्स्ट हमारा होगा एएलयू, एएलयू को हम लोग बोलते हैं एरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, सीयू को हम लोग बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। तो यहाँ पे ये दो क्वेश्चन यहाँ से निकलते हैं। अब 9th पॉइंट में है, क्योंकि ये सीपीयू का ही अंदर में एलयू आता है, तो अब एलयू के बारे में हम लोग बात करेंगे। एलयू परफॉर्म्स ऑल द अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन। तो एलयू का काम क्या होता है, एलयू का काम क्या है भैया, एलयू का काम है अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन को परफॉर्म करना। ठीक है, तो यहाँ पे इसको काम करने का काम है एएलयू का, दैट नीड टू बी डन एज पर द इंस्ट्रक्शन इन द प्रोग्राम। तो जो भी प्रोग्राम्स में जो इंस्ट्रक्शन दिए होंगे उसके अकॉर्डिंग ये ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो एलयू का जो मेन काम होता है वो अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन को परफॉर्म करना होता है। तो ये याद रखना है आपको, 9th पॉइंट से आपको यही समझना है कि एलयू का क्या मतलब होता है। ठीक है, अब आते हैं 10th नंबर में। 10th पॉइंट क्या बोल रहा है, सीयू क्या बोल रहा है, कंट्रोल सिक्वेंशियल इंस्ट्रक्शन। ये पॉइंट है, ये किसको कंट्रोल करता है, सिक्वेंशियल इंस्ट्रक्शन को कंट्रोल करता है, सीक्वेंशियल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन। ठीक है, एंड कॉमा इंटरप्रेट्स इंस्ट्रक्शन एंड गाइड्स डेटा फ्लो थ्रू द कंप्यूटर्स मेमोरी एलयू एंड द इनपुट आउटपुट डिवाइस। ये 10th मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सीयू जो होता है हमारा वो कंट्रोल करता है सीक्वेंशियल इंस्ट्रक्शन को, कंट्रोल करता है सीक्वेंशियल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन को, पहले कौन एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, उस तरह का चीज़ों को। इंटरप्रेट्स इंस्ट्रक्शन एंड द गाइड डेटा फ्लो थ्रू द कंप्यूटर्स मेमोरी एलयू एंड द इनपुट आउटपुट डिवाइस। ओके, तो ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से भी आप इसको याद रख सकते हैं। 11th जो है वो, 10th को तो हम वीवीआई कर देते हैं क्योंकि इससे पहले भी क्वेश्चन पूछे गए, और टायर 2 में भी सीपीयू का ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर्स पूछे गए थे। 11th में जो है वो सीपीयू इज आल्सो नोन एज द माइक्रो प्रोसेसर। तो ये भी याद रखें, माइक्रो प्रोसेसर किसको बोलते हैं, तो सीपीयू को ही बोलते हैं। ठीक है, सीपीयू को हम लोग माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं, तो कॉमनली हम उसको प्रोसेसर बोलते हैं, और ऐसे उसको माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं, एक और नाम है माइक्रो प्रोसेसर। और बहुत सारे माइक्रो चिप से मिलकर बना होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं। और इंटीग्रेटेड सर्किट जो होता है वो किस चीज़ से मिलकर बना होता है, तो सेमी कंडक्टर मटेरियल से मिलकर बना होता है। तो इतना याद रखना है आपको। और सीपीयू को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 के सीपीयू का, इतना तो आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। इसके अलावा आपको क्या है, द डिवाइस थ्रू विच कंट्रोल सिग्नल्स आर सेंड टू द कंप्यूटर्स आर टर्म्स एज इनपुट डिवाइस। तो आपसे जो है वो इनपुट डिवाइस का डिफिनेशन दिया जाएगा, और आपसे पूछा जाएगा, डिफिनेशन दिया रहेगा, द डिवाइस थ्रू द विच कंट्रोल द सिग्नल्स आर सेंड टू द कंप्यूटर्स आर टर्म्ड एज द इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, बोथ, नन ऑफ दिस, मोर देन वन। तो इस तरह का ऑप्शन रहेगा, तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो इनपुट डिवाइस होगा। ठीक है, इनपुट डिवाइस कन्वर्ट द इनपुट डेटा इनटू द डिजिटल फॉर्म। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इनपुट डिवाइस का काम क्या है कि इनपुट डेटा को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, उसका काम है, इनपुट डिवाइस का ये काम है। ठीक है, सम एग्जांपल ऑफ द इनपुट डिवाइस का क्या है, बहुत सारे एग्जांपल इनपुट डिवाइस में, जैसे कि कीबोर्ड हो गए, हमारा माउस हो गया, स्कैनर हो गया, टच स्क्रीन भी हो गया, ये इनपुट डिवाइस का ही है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, क्योंकि ये बच्चे कहीं ना कहीं टच स्क्रीन में थोड़ा कंफ्यूज होते हैं। तो ये याद रखिएगा, टच स्क्रीन हमारा क्या है कि
इनपुट डिवाइस है। डेटा इंटर थ्रू इनपुट डिवाइस इज टेम्पोरली स्टोर इन द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। तो क्या बोल रहा है कि डेटा जो होता है वो इनपुट डिवाइस के मदद से इंटर करता है टेम्पोरली स्टोरेज इन मेन मेमोरी। मेन मेमोरी किसको बोल रहा है ये टेम्पोरली स्टोरेज? क्योंकि मेन मेमोरी में हमारा दो पार्ट होता है, आगे चल के आपको बताएंगे। अभी फिलहाल जानिए कि एक होता है रैम, एक होता है रोम। तो ये टेम्पोरली इसमें कौन होगा? रोम तो होता नहीं है, तो रैम होता है इसमें। ब्रैकेट में भी मैंने लिखा है आपको समझाने के लिए कि डेटा इंटर थ्रू इनपुट डिवाइस इज टेम्पोरली स्टोर्ड इन द मेन मेमोरी रैम ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। तो जो डेटा जो होता है वो इनपुट डिवाइस की मदद से टेम्पोरली स्टोरेज यानी कि रैम में वो स्टोर होता है, ठीक है ना। तो ये बात आपको याद रखना है कि अगर आपसे पूछे टेम्पोरली स्टोर कहाँ होता है, डेटा जो होता है टेम्पोरली स्टोर कहाँ होता है, रोम में होता है, रैम में होता है, हार्ड डिस्क में होता है, सेकेंडरी मेमोरी में होता है, तो यहाँ इसका जो राइट आंसर होगा वो मेन मेमोरी यानी कि रैम होगा, ठीक है। ये बात आपको याद रखना। 60 नंबर पॉइंट क्या हमारा, डेटा स्टोर परमानेंटली इन द सेकेंडरी। अब देखिए एक टेम्पोरली था जो कि रैम में हो रहा है, और एक परमानेंटली है जो उसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी मेमोरी। तो परमानेंट जो होता है जिसको हम लोग मतलब कि परमानेंटली स्टोर, रैम में क्या होता है ना कि जब भी कोई एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो रैम में स्टोर होता है, फिर वो क्या होता है जब हम बंद कर देते हैं सिस्टम को तो वो फिर वो चला जाता है, ठीक है ना। तो वोलाटाइल नॉन वोलाटाइल वाला कॉन्सेप्ट है, आगे हम आपको समझाएंगे जब रैम और रोम के बारे में चर्चा करेंगे। तो फिलहाल अभी आप इतना समझिए कि जो डेटा होता है, और हमारे पास उतना टाइम भी नहीं कि एक एक चीज पॉइंट को हम आप एक्सप्लेन करते चले, बट आप तैयारी कर रहे हैं तो आई होप आपको पता ही होगा, और नहीं तो आगे आपको बताएंगे। तो डेटा जो होता है वो इनपुट डिवाइस की मदद से हमारा जो होता है वो स्टोर होता है, वो जो टेम्पोरली जो स्टोरेज होता है स्टोर होता है, टेम्पोरली स्टोर होता है वो रैम में होता है, बट परमानेंट जो स्टोर होता है वो सेकेंडरी में होता है, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये जो पॉइंट है ये आपको याद रखना है, ठीक है, परमानेंट और टेम्पोरली वाला। नेक्स्ट 17 नंबर जो है वो पॉइंट है, द डिवाइस दैट रिसीव द डेटा फ्रॉम अ कंप्यूटर सिस्टम फॉर द डिस्प्ले फिजिकल प्रोडक्शन इज कॉल्ड आउटपुट डिवाइस। तो ये याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। तो सेम जैसा इनपुट डिवाइस का था, डेफिनेशन आपको देके आपसे पूछ देगा, सिमिलरली इसमें भी वही कर सकता है कि द डिवाइस दैट रिसीव द डेटा फ्रॉम अ कंप्यूटर सिस्टम फॉर द डिस्प्ले फिजिकल प्रोडक्शन एक्सेट्रा इज कॉल्ड द आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, बोथ, नन ऑफ दिस, मोर देन वन। तो ये ऑप्शन देगा आपका, इसका जो सही आंसर होगा, उससे राइट करेक्ट आंसर होगा उसका वो आउटपुट डिवाइस होगा। 18 नंबर में क्या बोल रहा है, आउटपुट डिवाइस कन्वर्ट्स द डिजिटल इन्फॉर्मेशन इनटू द ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। अब देखिए इनपुट डिवाइस क्या कर रहा था, इनपुट डेटा को किस में कन्वर्ट कर रहा था, डिजिटल फॉर्म में कर रहा था। अब ये क्या करता है, डिजिटल जो डेटा है, डिजिटल जो इन्फॉर्मेशन है उसको किस में कन्वर्ट कर रहा है, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल में कर रहा है, ठीक है, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल में कर रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे आउटपुट डिवाइस। तो ये याद रखिएगा, ये पॉइंट जो है जो रेड वाला ये याद रखिएगा। सम एग्जांपल ऑफ द आउटपुट डिवाइस, तो इसका मॉनिटर हो गया हमारा, इसमें प्रोजेक्टर हो गया, हेडफोन हो गया, स्पीकर हो गया, प्रिंटर हो गया। तो ये एक्सेट्रा, ये जो एग्जांपल है आउटपुट डिवाइस क्या था, उसमें हमारा स्कैनर था, हमारा इनपुट में टच स्क्रीन था हमारा, उसके बाद हमारा इनपुट में हमारा और क्या था, हमारा इनपुट में कीबोर्ड हमारा था। तो ये हमारा इनपुट डिवाइस था, ठीक है। माइक क्या है, माइक भैया, माइक हमारा स्पीकर हमारा होता है आउटपुट डिवाइस। माइक हमारा क्या होता है, माइक में हम क्या करते हैं, डेटा को इंटर करते हैं ना, हम माइक में बोलते हैं तभी तो वो वहाँ पे सुन पाता है। तो माइक जो हम बोल रहे हैं वो हमारे लिए तो इनपुट है ना, वो तो माइक जो हमारा इनपुट डिवाइस होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए 20 नंबर क्या होता है, 20 नंबर में प्रिंटर इज द मोस्ट कॉमनली यूज डिवाइस टू द गेट आउटपुट इन द फिजिकल फॉर्म। प्रिंटर क्या होता है, अब देखिए जितने भी सारे यहाँ पे है आउटपुट डिवाइस है उसमें से जो मोस्ट कॉमनली जो है हम लोग डेली लाइफ में ज़्यादा यूज़ करते हैं वो प्रिंटर जेरोक्स करने के लिए। तो उसके बारे में क्या बोल रहा है कि ये कॉमनली यूज़ होता है, ठीक है भैया। गेट आउटपुट इन द फिजिकल हार्ड कॉपी, तो प्रिंटर का काम क्या होता है ना कि सॉफ्ट कॉपी को वो हार्ड कॉपी में कन्वर्ट कर देता है। स्कैनर क्या करता है, हार्ड कॉपी को वो सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। यानी हम हार्ड कॉपी उसको दिए, वो हमको पीडीएफ में मतलब मिल गया, और हम ऐसा क्या करते हैं ना कि हम पीडीएफ में दिए या फिर हम हार्ड कॉपी में दिए, तो प्रिंटर का काम होता है कि वो हमको हार्ड कॉपी देगा, आउटपुट हमारा हार्ड कॉपी होगा, ठीक है, ये सॉफ्ट कॉपी नहीं होगा। लेकिन स्कैनर का आउटपुट हमारा क्या होगा, वो सॉफ्ट कॉपी होगा, ये बात याद रखना। अब इसमें 3 टाइप्स ऑफ द प्रिंटर्स होता है, जो आमतौर से यूज किया जाता है उसमें प्रिंटर वो 3 तरह के ही होते हैं। पहला हमारा था इंकजेट, दूसरा हमारा लेजर जेट, तीसरा जो हमारा डॉट मैट्रिक्स है। Nowadays there is a new types of the printer called the 3D। अब देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है 3D प्रिंटर, क्योंकि बच्चे लोग इतने जानते हैं इंकजेट होता है, लेजर जेट होता है, डॉट मैट्रिक्स होता है। अब ये 3D प्रिंटर आपसे पूछ देगा, बोलेगा कि आपसे ऑप्शन दे देगा विच वन इज नॉट द प्रिंटर, इंकजेट, लेजर जेट, डॉट मैट्रिक्स, 3D प्रिंटर, तो नॉन ऑफ दिस। तो अब बच्चे लोग बोलेंगे भैया 3 तो हम पढ़े थे, इंकजेट, लेजर जेट और द डॉट मैट्रिक्स, ये 3D प्रिंटर पहली बार सुन रहे हैं तो ये नहीं होगा, इसको अपने से किया गया तो इसमें टिक मार देते हैं। लेकिन राइट आंसर होगा नॉन ऑफ दिस, क्योंकि सारे के सारे प्रिंटर इसमें से कौन से प्रिंटर नहीं है तो वो इनमें से सारे, तो नॉन ऑफ दिस होगा। कौन से है तो इनमें से सब होगा, ठीक है।
तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। विच इज यूज टू बिल्ड फिजिकल रिप्लिका ऑफ डिजिटल 3D डिजाइन। तो इसका इस्तेमाल क्या होता है भाई, 3D प्रिंटर का इस्तेमाल किस लिए किया था, डिजिटल 3D डिजाइन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। तो ये याद रखिएगा, 3D प्रिंटर का इस्तेमाल डिजिटल 3D डिजाइन करने के लिए किया था। दीज प्रिंटर्स आर बीइंग यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री टू क्रिएट द प्रोटोटाइप ऑफ द प्रोडक्ट। अब देखिए ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में किस टाइप का प्रिंटर का यूज किया जाता है, या फिर ये पूछेगा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में करियर प्रोटोटाइप के प्रोडक्ट के लिए किस टाइप का मतलब कि प्रिंटर का यूज किया था। तो वहां पे भी इसका राइट आंसर होगा 3D प्रिंटर होगा। तो इसमें से 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। अब आते हैं कंप्यूटर मेमोरी पे आते हैं। अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे वो बेसिक था वो सब चीजें। अब एक कंप्यूटर मेमोरी हमारा एक टॉपिक है, सीपीयू हमारा कंप्लीट हुआ वहां तक। कंप्यूटर मेमोरी क्या होता है, तो पहला पॉइंट इसका है कि एक कंप्यूटर सिस्टम यूज बाइनरी नंबर्स टू स्टोर एंड प्रोसेस डेटा। तो कंप्यूटर सिस्टम जो होता है यूज करता है किस चीज का यूज करता है भैया, तो बाइनरी नंबर। आपसे ये भी पूछ सकता है कि भैया कंप्यूटर किस लैंग्वेज को समझता है या फिर किस नंबर को समझता है, तो आप वहां बोलिएगा बाइनरी नंबर। टू स्टोर एंड द प्रोसेस डेटा, द बाइनरी डिजिट, दो ही इसके डिजिट होते हैं 0 एंड 1, ठीक है ना। इसके पास जो डिजिट होते हैं 0 एंड 1 के अलावा तीसरा कुछ होता ही नहीं। तो ये याद रखना है आपको। बेसिक यूनिट ऑफ द मेमोरी इज कॉल्ड द बिट्स, यानी सबसे स्मॉलेस्ट सबसे छोटा या बेसिक जो बोले हम, वो मेमोरी का होता है, वो बिट्स होता है, ठीक है। थर्ड नंबर में आपसे आपसे ये क्वेश्चन कैसे पूछेगा, स्मॉलेस्ट यूनिट्स ऑफ मेमोरी इज कॉल्ड, या फिर बेसिक मेमोरी ऑफ यूनिट्स इज कॉल्ड बिट्स, केबी, एमबी, जीबी, टीबी, नॉन ऑफ दिस। इस टाइप सबसे क्वेश्चन पूछ सकता है। थर्ड पॉइंट है हमारा अ 4 बीट वर्ड इज कॉल्ड द निब्बल। अब देखिए निब्बल क्या होता है, 4 बिट्स को जब आपस में मिलाएंगे तो एक निब्बल बनेगा, ठीक है। और 2 निब्बल को अगर एक साथ मिलाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, वो हमारा एक बाइट बनेगा, ठीक है, बाइट बनेगा। तो हम इस पे आएंगे। तो देखिए जो हमारा निब्बल बनेगा ना वो 4 बिट्स है। यहाँ पे कितना 4 बिट्स है, देखिए 1 2 3 4, तो ये हमारा 4 इसमें भी है। तो ये 4 ही डिजिट तक होगा, यानी 0 1 0 1, 0 और 1 से मिला के ये टोटल कितना होगा, 4 ही होना चाहिए। 4 टाइम्स ही आना चाहिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये इसका जो एग्जाम्पल होगा, तो इससे आप समझ सकते हैं कि भैया ये जो है हमारा, ये हमारा 4 बिट्स का मतलब एग्जाम्पल है, या फिर अनिब्बल का एग्जाम्पल है, ठीक है। 8 बिट्स इज कॉल्ड बाइट। इस 8 बिट को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइट बोलते हैं। इसका मतलब है कि 8 बिट हो या फिर 2 निबल हो, बात वही है। अब इसमें 8 बिट्स है तो यहाँ पे देखिए 8 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरीके से ये भी और इसी तरीके से ये भी। तो अगर ये आपको क्वेश्चन दे दिया जाए और आपसे पूछे कि कितना बिट्स का है, तो आपको इसका काउंट करना है और जितना आएगा उतना बिट्स का टिक लगा देना। अब देखिए 5 में जो है वो एक अरेंज करके लिखे कि 1024 को हम लोग 1 KB बोलेंगे, 1024 KB को हम लोग बोलेंगे 1 MB, 1024 MB को हम लोग 1 GB, 1024 GB को हम लोग 1 TB बोलेंगे, टेट्राबाइट। उसके बाद पेटाबाइट होता है, उसके बाद एक्साबाइट होता है, उसका जेटाबाइट होता है, उसके बाद योटाबाइट होता है। और इसको हमने साइज के अकॉर्डिंग इसको अरेंज किया। तो सबसे छोटा हमारा बिट हो गया, उसके बाद निबल हो गया, उसके बाद बाइट हो गया, उसके बाद KB हो गया, उसके बाद MB हो गया, उसके बाद हमारा TB हो गया, उसके बाद हमारा MB के बाद TB हो गया। देखिए यहाँ पे एक छूट गया, यहाँ पे MB के बाद हमारा GB छूट गया, ठीक है। MB के बाद यहाँ पे GB छूट गया, तो यहाँ पे GB मान लीजिएगा आप लोग, ठीक है। यहाँ पे GB छूट गया है गलती से। तो पहले बिट होगा, दूसरा निबल होगा, बाइट होगा, KB होगा, MB होगा, GB होगा, TB होगा, PB हो गया, यानी पेटाबाइट हो गया, एक्साबाइट हो गया, इसके बाद जेटाबाइट हो गया, और Y का मतलब होगा योटाबाइट। तो ये सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सबसे बड़ा जो होता है योटाबाइट होता है, ठीक है। ये याद आपको रखना है। 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी, 2 तरह का मेमोरी होता है। पहला होता है प्राइमरी मेमोरी, दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी। ये बात आपको याद रखना है। प्राइमरी मेमोरी इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, काफी इंपॉर्टेंट होता है कंप्यूटर सिस्टम के लिए ये। प्रोग्राम्स एंड डेटा आर लोडेड इनटू द प्राइमरी मेमोरीज बिफोर प्रोसेसिंग। तो प्रोसेसिंग होने से पहले जो प्रोग्राम्स होता है या जो डेटा होता है वो पहले किसमें लोड होता है, प्राइमरी मेमोरी में लोड होता है, ठीक है। यानी कि मेन मेमोरी में लोड होता है। प्राइमरी मेमोरी को हम लोग मेन मेमोरी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या होता है, सीपीयू रिएक्ट्स डायरेक्टली, सीपीयू इंटरेक्ट्स डायरेक्टली विद द प्राइमरी मेमोरी टू परफॉर्म रीड और राइट ऑपरेशन। तो सीपीयू होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, जिसको हम लोग ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं, जिसको हम लोग कॉमनली प्रोसेसर बोलते हैं, जिसको हम लोग इट इज ऑल्सो कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं, ठीक है। ये सारा चीजें होता है। और तो इसको ये इंटरेक्ट करता है, ये डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है, किससे करता है, प्राइमरी मेमोरी से डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है, ठीक है। टू परफॉर्म, ये क्या परफॉर्म करता है, ये रीड राइट का जो ऑपरेशन होता है, यानी डेटा को रीड कर सकता है, उसको राइट कर सकता है, ठीक है। तो ये सीपीयू डायरेक्टली ये करता है। 10 नंबर में इट इज ऑफ 2 टाइप्स। इसका जो होता है प्राइमरी मेमोरी का होता है, यानी मेन मेमोरी का 2 टाइप्स होता है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, रैम एंड रोम होता है, ठीक है ना। रैम का क्या मतलब होता है, रैम स्टैंड फॉर द रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है।
ठीक है। इसके बाद हमारा जो 11 नंबर पॉइंट में हमारा जो है 11 नंबर पॉइंट में रैम इज ए वोलेटाइल इन द वाइप। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है ना कि अभी थोड़ा देर पहले आपको बताया था वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल। तो रैम इज ए वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब है कि जब इलेक्ट्रिसिटी चला जाए तो हमारा सिस्टम ऑफ हो जाएगी। ठीक है, सिस्टम जब ऑफ हो गई तो फिर हम जब सिस्टम को ओपन करते तो जो जो हम फाइल ओपन करके रखे थे वो वहां से नहीं ऑन होती। जैसे कि हमारा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, मोबाइल चला रहे थे, यूट्यूब देख रहे थे, अचानक से बैटरी स्विच ऑफ हो गया किसी भी वजह से। जब फिर से मैंने चार्ज किया या फिर ऑन किया तो फिर वो जितने भी सारे फाइल ओपन था मेरा वो अब फाइल ओपन नजर नहीं आ रहा, तो वो इसको बोलेंगे वोलेटाइल। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी खत्म, ये गया वो जो भी हम ओपन करके रखे थे। रैम इज यूज टू स्टोर द डेटा टेम्पोरली। और ये जो करता है ये टेम्पोरली स्टोर करता है, परमानेंटली नहीं होता। इसे पहले बता चुके थे कि रैम स्टोर डेटा टेम्पोरली। परमानेंटली किसमें होता है? सेकेंडरी मेमोरी में होता है। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी में होता है, तो प्राइमरी मेमोरी में तो होता ही नहीं। whenever the computer is started or a software application is launched, the required programs or data are loaded into the RAM or for processing। जब भी कोई हम कंप्यूटर्स को स्टार्ट करते हैं, जब कभी हम कोई कंप्यूटर को स्टार्ट कर रहे हैं या सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को लॉन्च कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो प्रोग्राम्स होता है या उसका जो डेटा होता है वो लोड होता है। किस में लोड होता है? तो रैम में। क्यों? प्रोसेसिंग के लिए। तो ये याद रखिएगा कि जब भी हम कोई भी एप्लीकेशन को ओपन कर रहे हैं तो सबसे पहले किसमें लोड होगा? वो। ठीक है, यानी हमारा ये जो अभी जो पूरा का पूरा आप देख रहे हैं, ये जो एप्लीकेशन जो हमारा जो है जिसमें हम पीडीएफ को ओपन किए, ये पहले रैम में लोड हुआ है। तो ये बात याद रखना है आपको, ये भी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 14 नंबर में रैम रिफर टू मेन मेमोरी। तो रैम का मतलब ही होता है मेन मेमोरी, उसमें भी आपको बता दिए थे ये पॉइंट भी। रैम इज फास्टर देन द सेकेंडरी मेमोरी। अब ठीक है, ये फास्टर देन द सेकेंडरी मेमोरी होता है और स्टोरेज डिवाइस होता है, तो ये दोनों से जो होता है फास्टेस्ट होता है। अब आते हैं रोम के बारे में। तो रोम का मतलब हो गया, रोम का मतलब ही हो गया कि हमारा रीड ओनली मेमोरी होगा। इज अ नॉन वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल का मतलब क्या भैया? कि जब आपका सिस्टम ऑफ हो गया और कोई डेटा अगर उसमें है तो वो डिलीट नहीं होगा, वो रहेगा उसी में। ठीक है, जैसे कि हम लोग फाइल वगैरह में जो रखते हैं। ठीक है, तो वो रोम हो गया। इट इज यूज एज अ स्मॉल बट फास्टर परमानेंटली स्टोर। तो ये हमारा स्मॉल होता है। इट इज यूज एज अ स्मॉल बट फास्टर परमानेंट स्टोरेज फॉर द कंटेंट विच आर रेयरली चेंज। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये हमारा जो होता है छोटा होता है लेकिन फास्ट भी होता है। परमानेंट स्टोरेज, ये परमानेंट स्टोरेज होता है, वो हमारा टेम्पोरली स्टोरेज था। रोम जो होता है परमानेंट स्टोरेज हो गया, रैम जो हो गया हमारा टेम्पोरली स्टोरेज है। वो हमारा क्या होता था? टेम्पोरली स्टोरेज था, और ये हमारा परमानेंटली स्टोरेज है, वो फास्टर है। तो ये हमारा क्या है? ये भी फास्टर है, चूंकि ये भी हमारा तो प्राइमरी मेमोरी में ही आता है। ठीक है, इसके बाद क्या बोलता है? इसका एग्जांपल समझिए। द स्टार्टअप प्रोग्राम्स यानी बूट लोडर दैट लोड्स द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू द प्राइमरी मेमोरी इज स्टोर्ड इन द रोम। तो जो बूट लोडर होता है वो लोड होता है ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने के लिए क्या आता है? किसमें? प्राइमरी मेमोरी में क्या आता है? तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। 70 नंबर। 80 नंबर क्या है कि कैश मेमोरी के बारे में बताया गया है, ये अलग टॉपिक दिया गया था उसमें। तो कैश मेमोरी समझिए। रैम इज ए फास्टर देन सेकेंडरी मेमोरी बट नॉट एज द फास्टर कैश। तो सबसे फास्टर अगर हम बताया रैम, रोम, सेकेंडरी, अभी तक जितने हमने पढ़ा, अभी रजिस्टर के बारे में नहीं जा रहे हैं लोग, तो उसमें सबसे फास्टर जो होता है वो कैश होता है। रैम से भी ज़्यादा फास्टर होता है, इसलिए इसको कैश मेमोरी इज ए फास्टर देन द रैम इसको बोला गया है। इट इज प्लेस बिटवीन द सीपीयू एंड द प्राइमरी मेमोरी नोन एज द कैश मेमोरी। आप देखिए, ये आपसे पूछ सकता है कि कैश मेमोरी का पोजीशन क्या होता है, ये कहाँ प्लेस्ड होता है, तो आपको बताना है सीपीयू एंड प्राइमरी मेमोरी। ये क्वेश्चन पिछले बार भी पूछा गया था कि कैश मेमोरी प्लेस बिटवीन सीपीयू एंड प्राइमरी मेमोरी करके ऑप्शन था उसमें। तो सेकेंडरी मेमोरी के बारे में बता। सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है? प्राइमरी मेमोरी हमारा कंप्लीट हो गया। सेकेंडरी मेमोरी इट इज यूज टू स्टोर द परमानेंट मेमोरी स्टोर होता है। इट इज नॉन वोलाटाइल होता है। इट हैज लार्जर मेमोरी कैपेसिटी देन द प्राइमरी मेमोरी। बिल्कुल 1 GB 2 GB 4 GB TB हेक्सा ये सब उसी में आते हैं, सेकेंडरी मेमोरी में आते हैं। इट इज स्लोवर। अब जब डेटा को ज़्यादा अगर आप रखते हैं तो फिर डेफिनेटली कि वो स्लो होगा प्रोसेसिंग करने में। इट इज चीपर, ये मतलब सस्ता होता है विद कम्पेयर टू द मेन मेमोरी। एंड इसके अलावा इट कैन नॉट एक्सेस बाय द सीपीयू। ये सीपीयू के द्वारा एक्सेस नहीं किया जाता है, बाकी वो सीपीयू के द्वारा एक्सेस किया जाता था। एग्जांपल में हार्ड डिस्क ड्राइव हो गया, एसडीडी हो गया, सीडी हो गया, और मेमोरी कार्ड हो गया, टैब ड्राइव हो गया, पेन ड्राइव हो गया, एसएसडी हो गया। एसएसडी इज फास्टर देन द एचडीडी। तो ये याद रखिएगा, एसएसडी जो होता है एसएसडी जो होता है वो फास्टर होता है, इतना तो मालूम ही है हम लोगों को। अब इसमें 20 नंबर में एक पॉइंट है, जो डेटा बस जो होता है, डेटा बस जो होता है आर ट्रांसफर बिटवीन द डिफरेंट कंपोनेंट। तो डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम यूजिंग द फिजिकल वायर कॉल्ड द बस। तो जो बस होता है वो डेटा को ट्रांसफर करता है। कहाँ ट्रांसफर करता है? डिफरेंट कंपोनेंट के बीच में ट्रांसफर करता है, यहाँ से यहाँ लेके जाएगा यूजिंग फिजिकल वायर। एक फिजिकल वायर होता है जिसको हम लोग बस बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बस बोलते हैं। तो ये याद रखिएगा, आपको डिफिनेशन दे देगा, आपसे पूछेगा कि फिजिकल बस किसको बोलते हैं। ठीक है, बस इज यूज फॉर द डेटा ट्रांसफर बिटवीन यूज पोर्ट एंड हार्ड डिस्क। ये 2 बार लिखा गया, हार्ड डिस्क और मेन मेमोरी।
ठीक है, ये मेन मेमोरी के बीच में होता है। तो ये हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी के जो होता है ना, के बीच में ट्रांसफर करने के लिए इसका यूज किया था। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द बस, 3 तरह का बस होता है। एक होता है डेटा बस होता है, एक होता डेटा बस होता है, दूसरा होता है एड्रेस बस होता है, तीसरा होता है कंट्रोल बस होता है। अब जो डेटा बस होता है उसका काम होता है टू ट्रांसफर डेटा बिटवीन द डिफरेंट कंपोनेंट। डिफरेंट कंपोनेंट में डेटा को ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है, उसको हम लोग डेटा बस बोलते हैं। एड्रेस बस जो होता है वो हमारा टू ट्रांसफर द एड्रेस बिटवीन द सीपीयू एंड द मेन मेमोरी। तो एड्रेस और मेन मेमोरी के बीच में ट्रांसफर करने के लिए, टू ट्रांसफर द एड्रेस, एड्रेस को ट्रांसफर करने के लिए हम लोग एड्रेस बस का यूज करते हैं, लेकिन ये प्लेस कहाँ होता है, बिटवीन द सीपीयू एंड द मेन मेमोरी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। कंट्रोल बस क्या होता है, टू कम्युनिकेट द कंट्रोल सिग्नल बिटवीन, टू कम्युनिकेट द कंट्रोल सिग्नल, कंट्रोल सिग्नल से कम्युनिकेट करने के लिए कंट्रोल बस का यूज किया जाता है। और ये कहाँ पे होता है, डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर, मतलब कि किसके किसके बीच में, डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेट करने के लिए कंट्रोल सिग्नल का यूज किया जाता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने 3 बस के बारे में समझ गए। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। 3 तरह का बस होता है। पहला होता है डेटा बस होता है, दूसरा होता है एड्रेस बस होता है, तीसरा होता है कंट्रोल बस होता है। डेटा बस जो होता है डेटा को ट्रांसफर, डिफरेंट कंपोनेंट में डेटा को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। एड्रेस बस जो होता है एड्रेस को ट्रांसफर करने के लिए सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में, सीपीयू और द मेन मेमोरी के बीच में एड्रेस को ट्रांसफर करने के लिए क्या आता है। कम्युनिकेट करने के लिए हम लोग कंट्रोल सिग्नल का यूज करते हैं, जो डिफरेंट कंपोनेंट से होते, डिफरेंट कंपोनेंट के बीच में कम्युनिकेट करता है। तो इतने सारी चीजें जो है वो हमारा ये इसका हो गया, ठीक है। इसके बाद है फोर्थ में, ऑल 3 बसेस कलेक्टिवली मेक्स द सिस्टम बस। तो जब तीनों बस जो है इसको कलेक्टिवली अगर मतलब एक तरह से जोड़ दिया जाए, कलेक्शन किया जाए, ठीक है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे सिस्टम बस बोलेंगे। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग सिस्टम बस बोलेंगे। तो ये भी आपको समझ में आ गया कि सिस्टम बस क्या बोलेंगे, द कलेक्शन ऑफ द डेटा बस, एड्रेस बस एंड कंट्रोल बस। ओके, तो ये पॉइंट हो गया हमारा। इसके बाद हमारा जो द डेटा, ये भी ध्यान में रख लीजिए। द डेटा इज अ ट्रांसफर बिटवीन द सीपीयू एंड द मेन मेमोरी यूजिंग द बस। तो डेटा जो ट्रांसफर होता है वो किसके बीच में होता है, सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में होता है। तो सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में होता है, लेकिन किसके मदद से होता है, तो बस के मदद से होता है, यूजिंग बस। तो ये 3 पॉइंट यहाँ पे है कि डेटा ट्रांसफर होता है किसके किसके बीच में, तो सीपीयू और मेन मेमोरी हो गया के बीच में डेटा को ट्रांसफर किया था। लेकिन किसके द्वारा किया था, तो बस के मदद से किया था, ठीक है। सीपीयू इंटरेक्ट्स डायरेक्टली विद द मेन मेमोरी, ये पहले हम लोग कर चुके हैं। डेटा बस इज अ बाई डायरेक्शनल। डेटा बस क्या होता है, बाई डायरेक्शनल होता है, यानी इसके 2 डायरेक्शनल होते हैं। ट्रांसफर भी करता है, उधर का डेटा को लेके जाना, लेके आना, ये दोनों करता है, बाई डायरेक्शनल हो गया। एड्रेस बस और कंट्रोल बस आर द यूनी डायरेक्शनल। तो इसका एक ही डायरेक्शनल होता है, सिंगल डायरेक्शनल इसको बोले, यूनी डायरेक्शनल बोले। तो ये मोस्ट पॉइंट यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि डेटा बस जो होता है हमारा बाई डायरेक्शनल होता है, बट कंट्रोल बस और हमारा एड्रेस बस जो होता है वो हमारा यूनी डायरेक्शनल होता है। तो ये यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ से भी बनता है। 9 नंबर में है, टू राइट डेटा इनटू मेमोरी द सीपीयू प्लेस द डेटा ऑन द डेटा बस विच इज देन रिटर्न्स टू द स्पेसिफिक एड्रेस प्रोवाइड थ्रू द एड्रेस बस। तो एड्रेस बस जो होता है वो स्पेसिफिक एड्रेस प्रोवाइड करता है। कौन करता है, हमारा एड्रेस बस ही करता है डेफिनेटली। तो 10 का क्या है हमारा, in case of read operation, the CPU specify